Thank you, sir. Tell me something about your educational background. I have done graduation in electrical engineering from SV90 Surat, and I have worked as a Reliance. I have worked as a maintenance manager in Reliance Industry Limited for 2 years. Okay, okay. And your basic schooling from? My basic schooling, I have done my 10th and 12th from Central Hindu Boys School, Varanasi. Okay. You are from I am from Buxar. you are from Buxar. Okay. Central Hindu School Varanasi Yes, sir. is established by was established by. It was established by Madam Annie Besant as a Central Hindu College, later renamed as a Central Hindu Boys School and Girls School are different, now run as a different institutions. It's your first attempt. In BPSC, it's my first attempt. I have given 69th BPSC as well. Okay. And your optional subject is geography. Yes, sir. Okay. Tell me something about Spikeman theory. You know about the Spikeman. Yes, sir. Who is Spikeman? Spikeman was a political theorist who has given a geopolitical theory about Spikeman, given as a name as a Spikeman theory, where he said that the Western European regions and those rimlands regions are very important for the strategically very important for the geopolitics in at global level. So he had given rimland theory. Okay. आपने ऑप्शनल में जो है बीपीएस रखा हुआ है, जी सर. बिहार पुलिस सर्विस, क्यों रखा है? मैं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आता हूँ और जैसे आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होते जा रहा है, वैसे ही पुलिस सर्विस पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो रहा है और टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस भी आ रहे हैं. जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे जो क्राइम्स हैं उनके भी नेचर्स टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होते जा रहे हैं. तो उस टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मैं उस एक्यूमेन और उस प्रोफिशेंसी का इस्तेमाल पुलिस सर्विसेज में बेटर तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने प्रेफरेंस में बिहार पुलिस सर्विसेज को फर्स्ट रखा है. अच्छा, साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ मालूम है आपको? क्या क्या हो सकते हैं? साइबर क्राइम बहुत वाइड रेंजेस में हो सकते हैं. सोशल मीडिया बुलिंग्स उनमें से एक है. साइबर फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं और साइबर स्टॉकिंग्स होते हैं और डिफरेंट तरीके के फ्रॉड, मोस्टली फ्रॉड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर्टिकुलरली, और सेक्सुअल क्राइम्स भी आजकल साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं. पोर्नोग्राफी से लेके सेक्सुअल हरासमेंट तक सोशल मीडियाज में पर्टिकुलरली केसेस आए हैं. अच्छा, तो कोई एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया क्या साइबर क्राइम के लिए, कहीं फ्रॉड हो तो मालूम है? हेल्पलाइन नंबर नहीं बताया सर. हेल्पलाइन नंबर नहीं मालूम. आई एम सॉरी. अच्छा अच्छा है. कोई ऐसा अपना, अच्छा अभी जो है इंडिया में 3 एक्ट में रिफॉर्म हुआ है, चेंज किए गए, कौन कौन से? 3 एक्ट मेरे ख्याल से, आप जहाँ तक मैं श्योर हूँ वो बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हाँ हाँ के जो रीनेमिंग और रिफॉर्म्स हुए हैं. हाँ. उसमें इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के में चेंजेज हुए हैं. अब उनके नए नाम भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए और भारतीय साक्ष्य संहिता इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए. कितने इसमें सेक्शन है मालूम है आपको क्या? आईपीसी में कितने सेक्शन, जो नया वाला अपना बना है बीएनएस, उसमें कितने सेक्शन है? श्योर नहीं हूँ सर इसमें. तब भी अप्रॉक्स 300 में गेस कर रहा हूँ सर. अच्छा, बाकी सब में किसी में? मैंने डिटेल सेक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है सर. नहीं पढ़ा? जी सर. अच्छा सर, आपने बताया कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बीपीएस है. आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस कारण से अगर आपका चयन इस पद के लिए होता है तो आप इस पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे? जिससे मैंने पहले मेंशन किया कि सर मेरा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एडॉप्शन हो रहा है उसको मैं बेटर तरीके से समझ सकता हूँ और मैं अपना पूरी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ उस टेक्नोलॉजिकल, जैसे साइबर थाना और ये तमाम चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं
उस एफिशिएंसी से। और मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम किया था। उसमें हमें पहले ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनी इंजीनियर। जब आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों से डील कर रहे हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हमारे लिए सेफ्टी कंसर्न और जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसको बाय हार्ट फॉलो करना है। हालांकि इनोवेशंस ज़रूर कर सकते हैं पर उसकी एक लिमिटेशंस हैं, उसका एक तरीका है, वो एक फुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के थ्रू ही जा सकते हैं। इसमें मेरी ट्रेनिंग हुई है एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और यही सेम बात पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी लागू होते हैं। वहाँ भी आप गलती की गुंजाइश नहीं होती है, आपकी एक गलती मिलियंस या थाउजेंड्स लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो मैं जो हमारी पहले जो एकेडमिक बैकग्राउंड और जो मेरा जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, जो सर्विसेज स्टैंडर्ड्स है, उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ पुलिस सर्विसेज में। 2017 में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। 7 साल लगभग होने को आए। इस 7 साल की जर्नी क्या रही आपकी? 2017 से जुलाई 2017 से मई 2019 तक मैंने एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए आया। फिर वहाँ मैंने UPSC के अटेम्प्ट्स दिए और 2022 से मैं एज अ एकेडमिक कोच एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और तैयारी भी साथ में करता हूँ। अब क्या एज अ कोच आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब ड्यूटीज़ क्या है वहाँ पे? बेसिकली एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और उसमें मैं अभी फ़िलहाल 19 बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे उनकी वीकली असेसमेंट से लेके उनका जो 1 साल का जो प्रिपरेशन की जर्नी है, उसमें उनके डाउट क्लियरेंस और उनको गाइडेंस देना आंसर राइटिंग रिलेटेड और MCQs रिलेटेड और रिलायबल सोर्स बताना, और उनको किसी भी चीज़ में अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो फैकल्टी मेंबर से उनको कांटेक्ट कराना है। ये मोटा मोटी मेरा रोल है। कोई सब्जेक्ट भी डील करते हैं? सब्जेक्ट वाइज डीलिंग नहीं होती है उसमें। ओवरऑल सब्जेक्ट्स में प्राइमरली गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन किसी को बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हम फैकल्टी से उसको कंसल्ट करवाते हैं। ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट है, उसको लिए डील कर सकते हैं। आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1996 है। उस वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप बता सकते हैं कि उस 96 में क्या क्या घटित हुई थी, खास विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो? पॉलिटिकल अगर कोई घटना तो मुझे ऐसा सच याद नहीं आ रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर हुआ था 1996 में। फाइनल किसके विरुद्ध कौन कौन था? फाइनल में श्रीलंका और ने किस क्रिकेट देखना आपका हॉबी भी है। एक क्रिकेट में एक शब्द इस्तेमाल होता है, चाइना मैन। क्या होता है चाइना मैन? इनफॉर्मल टर्म यूज़ किया जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, लेग स्पिनर के लिए। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो यूजुअली जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो एज अ लेग स्पिनर करता है, लेकिन चाइना मैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। वो उसकी बॉल ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ आती है, तो उसको उस प्लेयर, ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है, उसको चाइना मैन बोला जाता है। गूगली से विपरीत कैसे है ये? ट्रेडिशनल लेग स्पिनर्स गूगली अप्लाई करते हैं, जिसमें लेग स्पिनर जो राइट हैंडेड होता है या जो गूगली होती है ऑफ से लेग आती है, लेकिन इसमें लेफ्ट आर्म बॉलर उसकी जो मेन प्राइम बॉलिंग होती है वो ऑफ स्टंप से लेग स्टंप आती है। अगर ये गूगली करे तो एज ए लेग स्पिन होती है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर जो अपेरेंट पावर है और एक्चुअल पावर है, उसका रेशियो है। एक्चुअल पावर फैक्टर जो एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली पावर सिस्टम में अगर कोई आजकल चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और
पावर सिस्टम को मोर रिलायबल और मोर फार बेटर कंट्रोल करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक तरह से कम्बिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एसटी केबल लाइन में लग्स क्या होते हैं? वॉचिंग क्रिकेट आपने लिख रखा है हॉबी, आपका देखा हुआ सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा है? सबसे मेमोरेबल मैच तो 2011 वर्ल्ड कप है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एज अ क्रिकेट फैन मुझे 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल लगा था, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। क्या खासियत थी उस फाइनल की? वो मैच बहुत क्लोज हुआ था। एक्चुअली जो ओरिजिनल स्कोर थे वो टाई हो गए थे। फिर सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में भी दोनों टीम ने बराबर रन स्कोर किया था, पर उस समय जो रूल्स थे कि जिसने बाउंड्री काउंट ज़्यादा किया है वो विक्टोरियस माना जाएगा। उसके हिसाब से इंग्लैंड विक्टोरियस हुआ था, अल्दो बोथ टीम हैव स्कोर्ड इक्वल रन्स इन 50 overs as well as in super over. Do you think that this rule is fair? In my personal view, this was not a fair rule, but it was there. उस टाइम पे यही रूल था तो उसके हिसाब से बनाया गया था। पर बाउंड्री काउंट मेरे ख्याल से क्रिकेट में फेयर रूल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल स्कोर आप रन दौड़ के बनाए या बाउंड्री से बनाए एक ही बात होती है। And who was the man of the match in that particular match? इंग्लैंड के प्लेयर थे बेन स्टोक्स। Sir. आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है ना? जी सर। तो अभी जो है एक मालदीव वाला इशू काफ़ी हाईलाइटेड है, क्या है ये? अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप में गए थे, वहाँ पे डिफरेंट योजना वगैरह लॉन्च करने के लिए, और वो उसको एक एज ए टूरिस्ट हब भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोटो सेशन वगैरह भी किया था और ट्विटर पे उसका फ़ोटोज़ डाले थे। लेकिन मालदीवियन कुछ पार्लियामेंटेरियंस और कुछ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स पर्टिकुलरली, ने कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे, जिसको लेके मालदीवियन गवर्नमेंट ने शायद आज या कल उनको फायर किया है। अच्छा, किसने? मालदीवियन प्राइम मिनिस्टर ने। किसको किया है? जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कौन से थे? डेरोगेटरी नाम बताएंगे? नाम सर मैंने याद नहीं। जो भी पर्टिकुलर जो प्राइम मिनिस्टर भी राइट नाउ हैं, उनका नाम याद नहीं है सर, लेकिन पार्टी मैंने का पढ़ा नाम? है, लेकिन अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। पार्टी का नाम नहीं। अच्छा, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? 8 डिग्री चैनल है। ओके, उसको और 8 डिग्री चैनल को और किस किस नाम से जानते हैं? और दूसरा नाम याद नहीं है। लैटिट्यूड है 8 डिग्री, इसलिए उसको 8 और उसको डिग्री पैरेलल लाइन नहीं कह सकते? 8 डिग्री पैरेलल लाइन, यस, कह सकते हैं। क्योंकि लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस बोला जाता है उसको। चलिए, थैंक यू नारायण जी। ओके, नाउ यू कैन गो।